चलिए हम इकोनॉमिक्स में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने नाइन्थ क्लास की इकोनॉमिक्स की किताब बहुत गहराई से कंप्लीट की है। अब हम अपनी 10th क्लास की किताब की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं ऐप में खोल रहा हूँ, आप घर जाएंगे आपके पास किताबें तो हैं ही। 10th क्लास में अब किताब का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है, 10th क्लास में बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट NCERT 10th क्लास की किताब का ये नाम है। इसका पहला ही चैप्टर है डेवलपमेंट। ब्यूटीफुल चैप्टर। चैप्टर में सवाल बहुत ज़्यादा हैं, कंटेंट थोड़ा कम रखा है जानबूझ करके। क्यों? सवालों से ही ये चैप्टर समझ आता है। हम वैसे ही कवर कराएंगे आपको, और आप सब जानते हैं हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन तो रखेंगे ही। तो ये बहुत कुछ पूछता है ये चैप्टर, आपको उसी तरह से सीखना है। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट माने विकास। जब आप ये वर्ड सुनते हैं डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि सबका अपना अपना एक नोशन है, अपना अपना नज़रिया है डेवलपमेंट को लेकर के? किताब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब आप किताब के वाया जाएंगे तो आपको एक चीज़ फील होगी कि स्टार्टिंग में आपको कुछ अलग अलग सिचुएशंस दी होंगी, जैसे लैंडलेस लेबरर, प्रॉस्पेरस फार्मर, farmer who depend only on rain for growing crops, a rural woman from a land owning family, urban and unemployed youth, a boy from a rich urban family, a girl from a rich urban family, and आदिवासी from नर्मदा वैली। ये सारे आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि डेवलपमेंट को लेकर के इनका नज़रिया क्या है। आप बताइए, क्या सबका एक ही नज़रिया है? ये सवाल है। हम अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सभी क्या कहते हैं, क्या मानते हैं। पहले हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि क्या आप सबको लगता है कि विकास को लेकर के सबके विचार सेम होते हैं? सबके डेवलपमेंट को लेकर के सेम नोशन होती है? नहीं। देखिए, डेवलपमेंट का आइडिया बचपन से हम सबके साथ जुड़ा होता है। बचपन से आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आप आगे जा कर के क्या बनना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब हर कोई एस्पायर करता है कि वो ये गोल अचीव करेगा, उसके लाइफ के ये गोल्स हैं, वो ये बनना चाहता है, वो ये करेगा। और हर कोई इसे प्रोग्रेस के लेवल पे ही देखता है कि वो जिस स्तर पे खड़ा है, जिस स्टेज पे है, जिस स्टेटस पे है, जिस लेवल पे है, वो उससे आगे ही बढ़ना चाहता है, अलग अलग मायनों में। तो ये सबका अलग अलग होगा। देखिए, कोई किसी के फ्यूचर गोल्स हैं, कोई पायलट बनना चाहता होगा, कोई डॉक्टर, कोई सिविल सर्वेंट, और एक विचार तो है बचपन से ही कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो जिस भी स्तर पर आप खड़े हैं, उस स्तर से आगे प्रोग्रेस करना, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ये विचार हमारे साथ हमेशा रहता है। यही विकास का विचार है, यही आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है। आप कभी भी इससे अलग नहीं रहते, ऑल द टाइम ये हमारे साथ चलता है। तो ऐसे में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो सबके लिए सिमिलर नहीं होता, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। सबकी लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट हैं। यहाँ पर जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, हम इसी इमेज को यूटिलाइज़ करेंगे, कंटेंट हम अपना रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, तो सबसे पहले आपके सामने लैंडलेस रूरल लेबरर है। ये इसकी जो भी उस समय तक की लाइफ सिचुएशंस हैं, ये जैसी परिस्थितियों में है जीवन में, उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य को लेकर के इसके गोल, इसकी एस्पिरेशंस होंगी। अगर वो हो जाए तो इसके लिए तो वही डेवलपमेंट है। अगर इससे आप पूछें कि कैसा विकास चाहते हैं आप, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आप, क्या मतलब है आपका डेवलपमेंट से, आप डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, तो उसका क्या जवाब आएगा? एक लैंडलेस रूरल लेबरर का। जहाँ तक मुझे लगता है, हमने जो 4 चैप्टर पढ़े हैं, और आप अगर ब्यूटी समझ पाएँ NCERT की, वो पीछे का कंटेंट आगे लेकर चलेगी। उसने ऑर्गेनाइज ही ऐसे किया है कि सब पीछे का काम आएगा। तो स्टार्टिंग थिंग इज़ कि एक लैंडलेस लेबरर इन द रूरल सोसाइटी, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसे
रेगुलर वर्क मिले, ये उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर इन द रूरल सोसाइटी इसी चीज़ से सफ़र करता है कि उसे रेगुलर वर्क नहीं मिलता है कि नहीं। तो पहली चीज़ उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, अगर गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम रूरल एरियाज़ में लेकर के आ रही है तो वो उस डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्ट करता है, यही एक्सपेक्ट करता है कि उसे रेगुलर वर्क मिले राउंड द ईयर, इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या, वो ये चाहेगा कि उसे एक रिस्पेक्टफुल वेज मिले, एक रिस्पेक्टफुल लेवल ऑफ वेजेस हो, कि जितना वो काम कर रहा है उसके मुकाबले उतना सम्मानजनक वेतन मिले। वेजेस से ही सफ़र होते हैं ना, वो वेजेस प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं ना, हार्डवर्क ज़्यादा है पर वेजेस उतने नहीं हैं। इज़ दैट क्लियर। वो क्या चाहेगा कि उसी ग्रामीण इलाके में उसका भविष्य आगे बदल सके, जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए उसके बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध हो। वो यही तो मांगेगा कि कोई ना कोई एजुकेशन की फैसिलिटी हो, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन हो, और ये इंश्योर करे सरकार कि उनके बच्चों को भी पढ़ने का अवसर मिले, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है कि नहीं। वो क्या मांगेगा सरकारों से, जब भी वो डेवलपमेंट मांगेगा तो क्या मांगेगा, वो अपने और अपने परिवार के लिए फूड सिक्योरिटी मांगेगा, यही मांगेगा ना। वो क्या मांगेगा सरकारों से, वो अपने परिवार के लिए आवास मांगेगा, शेल्टर मांगेगा, यही डेवलपमेंट है उसका। वो अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर चिकित्सा मांगेगा, हेल्थ मांगेगा, यही है उसका विकास। तो अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए, और वो ये मांगेगा कि जिस भी तरह की कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन या डेप्रीवेशंस हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, मतलब उन्हें डिग्निटी दी जाए और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, उनको डिग्निटी दी जाए, सेहत एक्सेस मिले, क्योंकि बुज़ुर्ग गरीब परिवारों में अमूमन बीमारी के कारण ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, बच्चे बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, जो वर्किंग एज में है वो उतने एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते, खाद्य की असुरक्षा हमेशा बनी रहती है, यही तो नुकसान का कारण है। आवास की कमी हमेशा रहती है, गांव के किनारे मार्जिनल एरियाज़ में कच्चे घरों में रहना पड़ता है, झोंपड़ियों में रहना पड़ता है, पक्के आवास नहीं होते, कोई काम धंधा नहीं शुरू कर पाते हैं, शिक्षा नहीं है बच्चों की, कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे भी उसे विशियस लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं, साइकिल में आ जाते हैं, वेजेस सम्मानजनक नहीं है और रेगुलर वर्क नहीं है। ये सब चीज़ें अगर कोई विकास देश में हो रहा है, अगर ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि देयर इज़ डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, सीधा सवाल बनता है, अगर वो डेवलपमेंट इस लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर की इन रिक्वायरमेंट्स को सर्व नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई विकास नहीं है। फिर ये नहीं मानेगा कि विकास हुआ है। विकास इसका तो फिर अलग ही है भाई, इसकी विकास की इच्छा तो कुछ और ही चल रही है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, तो बिग क्वेश्चन इज़, क्या डेवलपमेंट की सबके लिए कोई एक कॉमन डेफिनेशन होगी? क्या सब एक ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट चाहेंगे? क्या सब चाहेंगे कि उसी फील्ड में डेवलपमेंट हो जाए? क्या सबकी अलग अलग गोल नहीं होंगे, अलग अलग डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस नहीं होंगी? क्या ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कौन किस चरण पे खड़ा है, किस स्तर में है जीवन में? सवाल है ना, ये तो अलग होगा। देखो कैसे एनसीईआरटी के चैप्टर तुमको आने वाले समय का एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, कैसे तुम्हारे अंदर सटीक सोच वही वाली डाल रहे हैं जो नीतिकारों के दिमाग में होती है, जो लॉ मेकर्स के दिमाग में होती है। ऐसे ही जाते हैं चैप्टर सीधे ठिकाने पे, एकदम निशाना वहीं पे, कि जब विकास की बात हो रही हो तो तुमसे सवाल किए जा रहे हैं कैसा विकास, कौन सा विकास, किसका विकास। तो जब हम कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, कितना बड़ा नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विकास। समझ में आ रही बात? सबका विकास तक आने के लिए तो सब तक जाना होगा, सब तक जाएंगे तभी सबका विकास होना है। ये कितना बड़ा काम है लोकतंत्र में, सब तक पहुंचना। अगला वो कहते हैं कि प्रॉस्पेरर
एक प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब क्या चाहेगा, उसका एस्पिरेशन क्या है? एक पंजाब का प्रॉस्पेरस फार्मर है जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग करता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाता है। अ प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉस्पेरस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये किसान मार्केटेबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ये सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करता है। और इसका मतलब ये है कि ये हमेशा चाहेगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसके जो कि बाज़ार के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ अपनी खाने पीने की ज़रूरतों के लिए नहीं, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बिक्री हर बार बेहतर कीमतों पर हो, ये चीज़ इंश्योर की जाए। तो ये किसान हमेशा चाहेगा कि इसकी फसल एक प्रोग्रेसिव और सिक्योर प्राइसिंग के तहत उठा ली जाए। तो लगातार पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, ये हमेशा एमएसपी को कानूनी बनाया जाए, एमएसपी बढ़ा चढ़ा करके दी जाए, हमेशा ये इसी की मांग रखते हैं। और अभी जो किसान आंदोलन हुए उनमें बड़ी मांग यही थी कि एमएसपी को कानूनी बना दिया जाए, पक्का कर दिया जाए और एमएसपी बढ़ा के लगाई जाए और एमएसपी किसानों को सही ढंग से मिले, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो द प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रॉम द पंजाब, दैट फार्मर इज़ ग्रोइंग फॉर द मार्केट, his or her grains are for market. So definitely what they will seek, they will desire a fixed and a progressive and a continuous assurance of uplifting of their crops कि उठा ली जाएगी, बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वायदा चाहिए इन्हें, एक कमिटमेंट चाहिए इन्हें, दैट्स ऑल। अच्छा, दूसरी बात, प्रोग्रेसिव है, हेल्थ तो अरेंज कर ही लेता होगा परिवार के लिए, एजुकेशन भी कर लेता होगा अरेंज, डिग्निटी भी होगी, प्रॉस्पेरस फार्मर है, ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं झेल रहा होगा, आवास भी होगा इसके पास, मार्केट में बेच रहा है तो फूड सिक्योरिटी तो होगी और फिर वेजेस का और रेगुलर वर्क का तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही फार्मर है और प्रॉस्पेरस है। तो देखो, ये सब अब इसके जब डेवलपमेंट में ये सब एजेंडे लैंडलेस लेबरर एस्पायर कर रहा है, फार्मर नहीं कर रहा है, जबकि दोनों खेती बाड़ी से जुड़े हैं। ये प्रोग्रेसिव फार्मर है, इसके एजेंडे अलग चल रहे हैं। ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा इनके बच्चों को बिजनेस एटमॉस्फेयर मिले और इनके बच्चे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ कर सकें। तो ये अपने बच्चों के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहेंगे जिस एटमॉस्फेयर के तहत वो बच्चे बिजनेसेस कर सकें। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो ये चाहेंगे कंट्री इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे, इन्वेस्टर्स आएँ, देश में डिमांड क्रिएट हो, बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकें, फर्स्ट। अच्छा, सेकंड, ये चाहेंगे कि इनके बच्चों को बेहतर नौकरियां मिलें, तो दे विल डिमांड द जॉब्स, उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलें, अगर प्राइवेट जॉब्स मिल रही तो अच्छी जॉब्स मिलें, दे विल ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर दैट। तो आप देखेंगे कि जितने पंजाब के धनवान किसानी परिवार हैं, मेजॉरली बच्चे उनके सिविल सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में जा रहे हैं, या फिर पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, सोसाइटी को बेटर कंट्रोल करेंगे, लीडिंग पोजीशंस में आएंगे, और या फिर इनकी कोशिश होगी कि इनके बच्चे और भी हायर क्वालिटी की एजुकेशन लें, तो किसी तरह से अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकें पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इनकी कोशिशें विदेश भेजने की होंगी, इनकी कोशिशें होंगी बच्चों को वाइट कॉलर जॉब और हाई लीडरशिप ओरिएंटेड रोल्स मिल सकें, इनकी कोशिशें होंगी कि बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकें, और इनकी कोशिशें होंगी कि इनकी फसलों की कीमतें जो हैं इंश्योर हो सकें। तो देखिए, अगर विकास हो रहा है भारत का, तो उस विकास को ये लोग इस तरह से देख रहे हैं, इनकी इच्छाएं इस तरह से जा रही। तो यहाँ पर तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों भैया अलग अलग चल रहे हैं, जबकि ये दोनों बशिंदे हैं देश के। कोई भी जो भारत का विकास होगा, उस विकास की जो पहली ज़रूरत है, इन दोनों को संतुष्ट करना होगा। फिर क्या ये दोनों ही हैं? दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस द चैप्टर। चैप्टर सवालों के साथ आते हैं, चैप्टर प्रैक्टिस कराते हैं आपके माइंड की, चैप्टर आपको प्रैक्टिकली रेलेवेंट बनाते हैं। थ्योरी कभी भी थ्योरी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। थ्योरी अगर आपके थॉट का, माइंड का, अगर आपके बिहेवियर का बेस बन रही है, फिर वो बिहेवियरल है, फिर वो प्रैक्टिकल है। लेकिन थ्योरी कहीं आपसे बाहर है
और आप उसे बाहर से उठा करके आंसर दे रहे हैं, थोड़े दिनों में वैनिश हो जाएगी और आपके बिहेवियर में वो कोई बदलाव नहीं ला पाई। आपकी पर्सनैलिटी का वो बेस नहीं है, इसलिए वो थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो आपके स्किल सेट का हिस्सा नहीं बनी। ऐसी एजुकेशन क्या विरोध कर रहा है देश? ये नहीं करनी। किताबों में दोष है? बिल्कुल नहीं। सिलेबस में कमी है? बिल्कुल नहीं। पढ़ने और पढ़ाने के तरीक़ों में भारी दोष है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, अगर ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली अपने अंदर समाते हैं तो दैट सिंगल वर्ड ऑफ डेवलपमेंट will give you the whole idea of the chapter, and then you will utilize that idea of development in any platform, in any forum. किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे आप। ओके, तो आपसे इसमें सवाल पूछा गया है, ये NCERT है और उसमें सवाल पूछा है कि भारत की डेवलपमेंट के बारे में अगर आप विचार करें तो भारत डेवलपमेंट के लेवल पर क्या क्या गोल और क्या क्या एस्पिरेशन सेट कर सकता है, बताइए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऐसे का, और तमाम देश भर के एग्ज़ाम्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि इफ़ यू आर प्राइम मिनिस्टर और इफ़ यू आर समथिंग बिग इन द कंट्री, आप अगले 5 या 10 सालों में भारत के अगर विकास के बिंदु सेटल करना चाहें तो वो क्या होंगे, बताइए, है ना। हम इसे किसी ऐसे की किताब से या किसी बुक से रट नहीं सकते। हम ऑर्गेनिकली चैप्टर पढ़ते हुए आए, अगर जैसे पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, हमने कितनी ब्यूटीफुली इन सब की सिचुएशनें ऐसा लगता है इनके अंदर जाके सीखी हूँ। हमने कितनी ब्यूटीफुली सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि सेकंड चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स। आज हम समझ पा रहे हैं ये वर्ड एजुकेशन, ये वर्ड हेल्थ, ये वर्ड डिग्निटी। हमने कितनी अच्छी से चैप्टर तीसरा पढ़ा पॉवर्टी एज ए चैलेंज। हमने चौथा चैप्टर पढ़ा फूड सिक्योरिटी। एक एक टर्म और कॉन्सेप्ट मैंने जानबूझ करके हर लेक्चर के थंबनेल में मेंशन किया कि टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अब वो सीधे सीधे यूज़ हो रहे हैं। अगर आपके अंदर वो प्रैक्टिकली हैं तभी तो ये चैप्टर कोई मायने रखा रहा है, अदरवाइज़ 2 मिनट्स का खेल है ये। इसकी सारी थ्योरी छांट लो अगर, तो 2 मिनट की थ्योरी है इसके अंदर बस, और कुछ भी नहीं। ओके, थर्ड एस्पेक्ट इज़ फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसके लिए फ्यूचर क्या है? अगर जो फार्मर रेन फेड फार्मिंग, सिंपली आप इसको समझिए कि रेन फेड फार्मर्स हैं, ये जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये जब फ्यूचर के गोल की बात करते हैं, तो ये किसकी बात करते होंगे, थोड़ा समझाइए। आप अपने मन से बताइए क्या मांग रहे होंगे। सबसे पहली ज़रूरत जो ये मांग रहे होंगे वो ये मांग रहे होंगे कि ये राउंड द ईयर फार्मिंग कर पाएँ, यानी कि इनका एजेंडा ये होगा कि कैसे ये सरप्लस एग्रीकल्चर करें, मार्केटेबल एग्रीकल्चर करें, ताकि ये आप अपनी क्रॉप को सिर्फ खाने लायक ही ना पैदा करें, बाज़ारों लायक पैदा करें, ताकि इनके पास कुछ कैश, कुछ इनकम इन्हांस हो। ये सरप्लस एग्रीकल्चर करने के लिए आप जानते हैं कि इन्हें मल्टीपल क्रॉपिंग करना होगा, इन्हें राउंड द ईयर फसल उगानी है, और मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है इरिगेशन की मदद से। तो इसलिए ये नेचुरली इरिगेशन एक्सपेक्ट करेंगे। तो वेन एवर देर इज़ डेवलपमेंट इन द नेशन, दे विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर नहीं होगा तो दे विल प्रोटेस्ट, दे विल डेमोस्ट्रेट कि आज दिन तक तो हमारे यहाँ पर सिंचाई का एक्सटेंशन नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है, हमें तो नहीं पता हो रहा है। तो ये इरिगेशन एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा अब जहाँ पर जब आप इरिगेशन की बात करते हैं तो ठीक है, कनाल इरिगेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, टैंक इरिगेशन डिफरेंट थिंग, लेकिन मेजॉरली ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऐसी इरिगेशन की तरफ जाएं जिसके बेसिस पे ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपना सकें, ये प्रोग्रेस कर सके। तो हो सकता है ये इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बिजली आएगी तो ही ये पछड़ों से छूटेंगे, क्योंकि ये अपना इंडिविजुअल इरिगेशन सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। वो बिजली की मदद से होगा। जनरेटर सेट्स महंगे हैं, डीजल के प्राइसेस बहुत हाई हैं, वो मशीनरी भी कॉस्टली है। बिजली तो बहुत सस्ती पड़ती है उस मुकाबले पानी निकालने के लिए, तो सस्ता पानी निकालने की ओर जाएंगे ये लोग। सो इसलिए इनकी आवश्यकताएं होंगी इलेक्ट्रिफिकेशन। और क्या मांगेगा जो किसान रेनफेड एरियाज़ में काम कर रहा है, वो और क्या चीज़ें मांगेगा, बताइए मुझे। जो वर्षा पर आधारित खेती कर रहा है वो और किस तरह की चीज़ों की मांग कर सकता है? जब भी डेवलपमेंट मांग रहा है तो वो और क्या डेवलपमेंट मांग सकता है? नेचुरली जो ज़रूरतें हर छोटे किसान की हैं, लैंडलेस लेबरर की हैं,
वैसी सी ज़रूरतें इसकी भी होंगी। ये भी फूड सिक्योरिटी की ओर इशारा करेगा कि मुझे भी खाद्य सुरक्षा चाहिए, न्यूट्रिशन ओरिएंटेड फूड चाहिए। हाँ, क्रॉप सिक्योरिटी वो क्या है? तो देश के तमाम किसान जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस मांगेंगे। तो ये कोशिश करेगा कि जो भी कोई वॉलेटिलिटी हैं मार्केट में, हमारी फसलों की सुनिश्चित कीमत बनी तभी रहेगी अगर हमारी फसलों की बिकवाली सुनिश्चित की जाए। और वो तभी होगा कि अगर फसलों को कोई मार भी पड़ जाती है तो भी हमें बराबर उसकी कीमतें अदा हों। इसके लिए कोई इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि इनकम का साइकिल कंटिन्यूअस बना रहे। और क्या मांगेगा? इसकी कोशिशें ये होंगी कि सरकार मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इसके इलाके में भी लेकर के आए, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जब आएंगे इस एरिया में तभी जा कर के किसानों की परिस्थितियाँ सुधरेंगी। उसके लिए ये सरकार से मांग करेगा कि अगर जिस तरह की फसलें इस इलाके में हो सकती हैं उस फसलों में भी अगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ सकते हैं तो वो लाने चाहिए। इन्हें भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को एक्सेस मिलना चाहिए। अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग साथ में कर पाएँ, अपने फर्टिलाइज़र बेस्ड फार्मिंग के ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर पाएँ, सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, इकोलॉजी भी मेंटेन रहेगा। इनके यहाँ पर उगने वाला मोटा अनाज जो कि रेनफेड एग्रीकल्चर में उगता है, अगर उसे मार्केटेबल बनाया जाए तो इनकी जो नेचुरल पैदावार है फसलों की, एग्रो क्लाइमेटिकली जो क्रॉप उगती है उसको एक मार्केट स्पेस भी मिलेगा, इनकी किसानी सस्टेन कर जाएगी। यही ये चाहेंगे कि मंडियाँ हों, मंडीकरण हो, इनके प्रोडक्ट्स वहाँ पर बिकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सरकारें इनपुट कॉस्ट के मामले में इन्हें मदद करें, इन्हें सब्सिडीज़ का लाभ मिले। सरकार इनके इलाकों में उगने वाली फ़सलों पर कीमतें लेकर के आएँ, वो बाज़ारों में बिकें। इनकी फसलें मार्केट के लिए उगें, इसके लिए इरिगेशन का प्रबंध किया जाए। ये राउंड द ईयर क्रॉप उगाएँ, फसलों की जो पैदावार है उससे होने वाली आमदन इंश्योर हो ताकि अगर कोई मार पड़ती है फसलों पर तो इन्हें नुकसान ना हो। खाद्य सुरक्षा इंश्योर कराई जाए। बाकी वो सारी चीज़ें, शिक्षा, सेहत, उन सब की ज़रूरतें इन्हें भी हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का एक्सटेंशन हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस एरिया में भी आएँ ताकि इन्हें भी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल आंध्रा और कोस्टल तमिलनाडु वाली प्रॉस्पेरिटी अचीव करने का मौका मिले। ये लोग यही चाहेंगे। ओके, इसके अलावा अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक गांव के परिवार की महिला, जिस गांव के परिवार के पास ज़मीन है, वो परिवार अपने लिए क्या एस्पायर, वो औरत क्या डेवलपमेंट देखती है, वो क्या एस्पायर करती है, ये सवाल है। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। सबसे पहली चीज़ देखिए, अमूमन, हाँ जी, संपत्ति में अधिकार मांगती है। और देखिए, हमने ये पढ़ा था कि हमारे देश में तकरीबन जो 85% किसान हैं स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। ऐसे में उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इन परिवारों की महिलाओं का अक्सर समय, एफ़र्ट्स और एनर्जी अपने परिवार के तहत खेतों में हाथ बटाने में ही समय निकल जाता है, यानी कि ये अपने घरेलू फार्मिंग ऑपरेशंस में ही रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा ये लकड़ियाँ बिनने चुनने का काम करती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्यूल वुड, काउ डंग अरेंज करती हैं, ये पशुपालन करती हैं, घरेलू सारे काम भी करती हैं। तो ये क्या चाहेंगी, इनका स्वप्न क्या होगा कि अगर विकास होता है तो क्या विकास हो। सबसे पहले इनकी इच्छा ये होगी कि किसी भी तरह से इनकी फैमिली की इनकम को इन्हांस करने का अवसर मिले। उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि मान लीजिए कि अगर छोटे 85% किसान अगर हमारे देश का छोटा है तो भाई उनके घरों में महिलाएं तो होती होंगी। तुम लोगों ने ये क्यों इमेजिन कर लिया कि ये अमीर किसानों की बात हो रही है। उसमें तो सिंपल लिखा था अ रूरल वुमेन ऑफ अ लैंड ओनिंग फैमिली, और अब तक जो 4 चैप्टरों में रूरल वुमेन ऑफ अ लैंड ओनिंग फैमिली मिली है, पढ़ा है आपने, उसमें रिच फार्मर की औरतें तो कहीं नहीं पढ़ी थी हमने। दिमाग के घोड़े सब ने उधर ही दौड़ा ली है ना, ज़मीन में हिस्सा
ज़मीन 2 हेक्टेयर, उसमें भी लगी हिस्सा मांगने। उल्टा ये पढ़ाया गया है, उल्टा ये डॉक्यूमेंट्रियाँ दिखाई गई हैं कि हिमाचल में कई रेन शेडो एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉलीएंड्री फॉलो होती है कि कई भाइयों की एक ही पत्नी होती है, कि जो संतानें पैदा हों उन सब की माँ एक ही हो, ताकि ज़मीन ना बढ़ जाए। ज़मीन कम है और सूखे इलाके हैं, ज़मीन में हिस्सा उसने कहाँ से मांग लेना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि महिला यहाँ पर क्या मांग रही है। देखो, महिला छोटे खेत होने के कारण, घर की आमदनी, खेतों की आमदनी उतनी ना होने के कारण अपने पति का, अपने परिवार के मेल मेंबर्स का ही सपोर्ट करती है कि वो खेतों में ही अपनी लेबर ऑफ़र करती है। आई बात समझ में? ऐसे में महिला जो भी कंट्रीब्यूशन दे रही है वो नॉन इकोनॉमिक और नॉन मार्केटेबल है, बदले में उसको ऐसा कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। सेकंड, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है घर के मेल मेंबर्स के मुकाबले। उसे अपने घर की सारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, जैसे ईंधन के लिए कई किलोमीटर तक लकड़ियाँ चुननी पड़ती हैं। उसके पानी की व्यवस्था के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। उसके दिन का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी, लकड़ियाँ इन्हीं में चला जाता है। घर में पशुपालन की व्यवस्था भी उसे ही करनी पड़ती है और बाकी फिर घर के सारे काम। उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये हो सकती है कि उसको एम्पावर करने की दिशा में उसे इस तरह के कामों से लिबरेट किया जाए जो उसकी हेल्थ पे हैवी टोल हैं, जो उसके मैन आवर्स, जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करा रही हैं चीज़ें, जो उसे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाए हुए हैं। तो ऐसे में हमारे देश में सेहत का ध्यान रखते हुए, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, महिलाओं के समय का ध्यान रखते हुए और उन्हें इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाने के लिए लंबे समय पहले देश ने क्लीन फ्यूल के तौर पर एलपीजी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। ओके, सो अगर हम उन्हें एक क्लीन एंड डोर स्टेप कुकिंग फ्यूल ऑफ़र कर दें तो वो चूल्हे से बच जाएंगी। और तमाम औरतें इन्हीं चूल्हे के धुएँ के कारण कई तरह की फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो हम उनकी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। हम उन्हें लकड़ियाँ चुनने का समय बचा करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा सकते हैं जो कि इकोनॉमिक होंगी। फिर हमें व्यवस्था करनी चाहिए हर घर नल से जल। तो जब घर घर नल से जल पहुँचेगा, पानी की व्यवस्था से छूट जाएंगी वो, तो पानी की व्यवस्था घर में आ जाएगी। ये 2 बड़े काम करने से आप उस महिला का अथाह समय बचा लेंगे। और एक बार जब उसका समय बचा, अब अगर आपको उससे पशुपालन भी करवाना है, वो प्रोडक्टिव स्केल पर है, तो वो ये चाहेगी कि जो मेरा पशुधन है, इससे जो दूध उत्पन्न हो रहा है, इसे कोई ले जा करके मंडियों में बेच दे तो कितना है। तो महिलाओं को संगठित किया जाए और अमूल जैसी संस्थाएं एग्जिस्टेंस में आएँ, कोऑपरेटिव्स, जो कि उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटेबल बना दें, जो कि मार्केटिंग खुद करें, प्रोडक्ट की पैकेजिंग खुद करें, प्रोडक्ट का कलेक्शन खुद करें, क्वालिटी मैनेजमेंट खुद करें। औरतें बस दूध क्वालिटी का दुहाले दे दें। अमूल ने ये सारे काम अपने जिम्मे ले लिए थे ना, तो वो ये चाहेंगी कि हमें काम के अवसर मिले, रोज़गार के अवसर मिले, ताकि वो अपने परिवार को और अपने आप को मजबूत कर सकें। महिला जब कमाएगी तो ये बात तय है कि उसे समाज में और परिवार में पहले से अधिक मात्रा में डिग्निफाइड तरीके से देखा जाता है। उसे एक डिग्निटी तो इंक्रीज़ होती है। सेकंड, अगर रिस्पेक्ट का माहौल बनेगा तो मार्केट में और सोसाइटी में और एक्सेप्टेंस बनेगी। महिला कॉन्फिडेंट होगी कि मैं बाहर जा कर के काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एटमॉस्फेयर ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं भी प्रोडक्टिव हो सकती हूँ, समाज को ये दिखा। तो वो अपने लिए एक एटमॉस्फेयर ऑफ रिस्पेक्ट चाहेगी। वो अपने लिए चाहेगी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में मुझे इंगेज किया जाए। वो ये चाहेगी कि मुझे भी एक इनकम का सोर्स मिले, मैं अपने परिवार को सशक्त करूं और अपने आप को मजबूत करूं। ऐसी चीज़ें महिला चाहेगी। महिला चाहेगी कि हमारी कोई ना कोई कॉटेज इंडस्ट्री शुरू कराई जाए, लघु उद्योग। हमें किसी न किसी तरह के स्किल सेट को हमें इम्पार्ट किया जाए। तो कई इंस्टीट्यूशंस है देश में, ग्रामीण इलाकों में आपने देखा औरतों को इकट्ठा करके उनमें स्किल्स इम्पार्ट करते हैं और फिर उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, चाहे कोई स्टिचिंग है, चाहे कोई गलीचे हैं, चाहे कोई पॉटरी है, वटेवर द थिंग, उन्हें फिर बड़े बाज़ारों में ले जा कर के बेचा जाता है। तो वो चाहेंगी कि कोई स्किल सेट इम्पार्ट किया जाए। वो चाहेंगी कि उन्हें किसी न किसी मायने में ऑर्गेनाइज़ किया जाए और उन्हें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करा दिया जाए। वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहेंगी।
वो अपने और अपने बच्चों के लिए चिकित्सा चाहेंगी। वो चाहेंगी कि डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल मैनर में हो। वो चाहेंगी कि उनकी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें बेहतर न्यूट्रिशनल एड मिले, सपोर्ट मिले। वो ये चाहेंगी कि उन्हें बेहतर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और वो चाहेंगी कि पैट्रियार्की ब्रेक हो। अगर विकास हो रहा है तो पितृवाद जो है वो कमज़ोर पड़े, ताकि उनके लिए अवसर बढ़े। कुछ ऐसी सी चीज़ें मुझे लगता है अगर विकास दे पाया तो उनके लेवल पे फ़र्क पड़ेगा, वरना डेवलपमेंट उनके लिए कोरी कहानी है। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए मुझे। आज जब आप गांव में जाते हैं, बेटियों से, बच्चियों से, माताओं से मिलते हैं, आप मुझे दिल से बताओ, किताबी मत बनो, क्या मांग है उनकी, क्या मांगती हैं वो अपने लिए बेहतर एजुकेशन मांग रही हैं। वो अपने लिए घर में और बाहर डिग्निटी मांग रही हैं, एक रिस्पेक्ट मांग रही हैं। वो अपने लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मांग रही हैं कि हम भी निकल के काम कर सकें। वो अपने अंदर एक स्किल सेट मांग रही हैं। यही सब चीज़ें मांग रही हैं ना। वो काम मांग रही हैं, रोज़गार मांग रही हैं, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मांग रही हैं। ये सब चीज़ें हैं। और अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अपने लिए आर्थिक विकास मांग रही हैं। तो ऐसी चीज़ें, उसका डेवलपमेंट देखो इधर खड़ा है। लैंडलेस वेज लेबरर का कुछ और मांग चल रही है, प्रॉस्पेरस फार्मर कुछ और मांग रहा है, रेनफेड फार्मर कुछ और मांग रहा है। और गाँव में जिन घरों के पास कुछ ज़मीन है, उसकी औरतें कुछ और ही विकास मांग रही हैं। तो देखो, 1, 2, ये तीसरा केस, और ये जो वुमेन वाला केस हो गया, जो भी विलेजेस में है, जिन विलेजेस में वो ऐसी फैमिलीज़ में हैं जिन फैमिलीज़ के पास ज़मीन है, तो वो क्या मांग रही है, वो कुछ और ही मांग रही है। केस नंबर 4। तो इस नज़रिए से भी विकास को देखो। अगर विकास करना है तो इसके बाहर अगर जाएं तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर का अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार युवा क्या मांग रहा है, ये मैं आपसे जान। ये अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, किसी कारण से ये वर्ड डाले हैं। 4 चैप्टर पढ़ाए हैं तो इसलिए आपको कुछ बताना चाह रहे हैं वो। आप बताओ क्या मांग रहा है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। नेचुरली ये तो आप सब बताने ही वाले थे, क्या अनएम्प्लॉयड है तो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है। तो अर्बन है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो आप सब कहते हैं कि उसके लिए विकास तभी है अगर एम्प्लॉयमेंट है। ओके, ठीक है, सही बात है आपकी। और बताइए। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, दे आर सीकिंग जॉब सिक्योरिटी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, बड़ी सही बात कही है आपने। गुड। हाँ, मतलब दे नीड कि एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ पाए। तो स्किल डेवलपमेंट दे वांट, तभी उन्होंने मांग पैदा की, तभी सरकारों ने वो देना शुरू किया स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, वो रिस्पेक्टफुल वेज उसी में है कि मतलब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, गेनफुली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो भाई। ठीक है, और सुधार दिया हमने इस वर्ड को। लीजिए, गेनफुली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं वो। फिर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं वो स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए उन्हें, मैंने एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है उन्हें। ठीक है, वेरी गुड। ओके, और क्या चाहते हैं वो? ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ में ये सब आ जाएगा। सब्सिडाइज लोन चाहते हैं, रिसोर्सेज चाहते हैं, ये सब चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। और क्या चाहते हैं वो? देखो, मेन चीज़, आप युवा हो ना, आप शहरों में रहते हो, आप क्या चाहते हो? आपको सबसे ज़्यादा क्या सताता है? ऑलवेज़ आप ये बात बोलते रहते हो ना, आप मान रहे हैं कि नौकरियाँ इसलिए नहीं हैं, आपकी आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जा रही है। सब जगह प्रॉब्लम ये है क्योंकि भ्रष्टाचार है। सो व्हाट दे सीक करप्शन फ्री सोसाइटी। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बात करता है? पूरी ओवरऑल टोटल अर्बन रूरल सारी सोसाइटी मिला लो, अर्बन यूथ। और अर्बन यूथ में भी भ्रष्टाचार का प्लेकार्ड पकड़ के कौन खड़ा है? जो बेरोज़गार है। पेपर कैंसिल होने से कौन रो रहा है? जो रोज़गार मांग रहा है और वो कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहे हैं पेपर लीक होने से। तो करप्शन फ्री सोसाइटी चाहिए भाई। वो कह रहा है काहे का विकास, भाड़ में जाए ऐसा विकास। आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पैसा खाया जा रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें। भारत 5वें नंबर पर जीडीपी में पहुंच गया होगा, क्या करना है इसी चीज़ को, वो ये कह रहा है। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, और क्या मांग रहा है? और वो मांग रहा है, ध्यान से सुनो, और वो मांग रहा है, जब आपने जॉब सिक्योरिटी कहा तो मेनली वो जो एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब मांग रहा है। ओके, क्योंकि वो अपने लिए एक रिस्पेक्टफुल वर्किंग एटमॉस्फेयर मांग रहा है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहता है, वो पेंशन्स चाहता है, वो लीव्स चाहता है, वो सोशल टाइम चाहता है अपना। युवा ये नहीं मांगता, इसकी मांग नहीं करते। जो ट्रेड यूनियनें बनती हैं इतनी युवा ही होते हैं उसमें सारे। क्या मांग करते हैं वो हमेशा कि हमारी मांगे पूरी करो। वो मांगे बताओ क्या है? तुमसे मांगे पूछ रहे हैं, तुम बता ही नहीं रहे, यही मांगे करते रहते हो हर समय। तो ये सब चीज़ें देखो, अब अलग ही कुछ चल रहा है। इसको इससे मिलाना जरा लैंडलेस लेबरर से, इसकी मांगे क्या चल रही हैं। अच्छा, इसको ये रेनफेड वाले से मिलाओ, इसको इस गांव में ज़मीन वाले परिवार वाली औरत से मिलाओ, इसका कुछ अलग ही चल रहा है। अब ये सब नहीं दिया तो ये कह रहा है नंबर 5 इसको डाल दिए, ये कह रहा है कहेगा विकास, भाड़ में जाए विकास। सर डेवलपमेंट वर्ड मतलब क्या? किसका डेवलपमेंट? कौन सा डेवलपमेंट? कैसा डेवलपमेंट? फिर कैसे कंपेयर कर लेते हो कि वो डेवलप्ड है तुम नहीं हो? कितना मुश्किल। जब कोई डेवलपमेंट को लेकर के नोशन कॉमन नहीं है तो डेवलपमेंट का स्टेटस असेस करने का क्या पाथवे कॉमन हो जाएगा? क्या इंडिकेटर्स कॉमन हो जाएंगे? मैं वहाँ लाना चाहता हूँ आपको, पर वहाँ आप ऑर्गेनिकली पहुँचे हैं, इसके लिए भूमि ने समय देख लिया, कहती ला नहीं पाना आज साथ टाइम लाएंगे। वहाँ तुम खुद पहुँच जाओगे अगर मैं तुम्हें उठा के सही ले जाऊँ तो। इस समय मैं तुम्हें उठा के ले जा रहा हूँ, धक्का दे के नहीं पहुँचाना वहाँ, और गले में पट्टा डाल के नहीं खींचना, उठा के ले जाना है। उठा रहे हैं तुमको। ओके, तो हम डेवलपमेंट के जो कंपैरिजंस भी करते हैं, वो डेवलप्ड, ये लीस्ट डेवलप्ड, वो अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, ये भी तो पैमाने क्या हैं? पैमाने ये भी तो समझने पड़ेंगे अभी, तभी तो पूरे चैप्टर की डिबेट समझ में आएगी। वरना चैप्टर तो हो गया बस चैप्टर नहीं है, डिबेट है ये। ओके, और मैं धर्म निभा रहा हूँ। कौन सा धर्म निभा रहा हूँ? 9वीं क्लास में नहीं था, पर 10वीं क्लास का चैप्टर क्या कहता है? 10वीं क्लास के चैप्टर ने चैप्टर शुरू होने से पहले टीचरों की जिम्मेदारी लगाई और उसमें नोट फॉर द टीचर लिखा, और इस पूरे रनिंग कंटेंट में उसने हमारे लिए कई हिदायतें लिखी कि इस चैप्टर को आपको कैसे लीड करना है, और फिर उन्होंने चैप्टर शुरू किया। मैं बस वही कर रहा हूँ। अगर बतौर टीचर हम सुधर जाएंगे तो काफ़ी कुछ सुधर जाएगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करेंगे, चैप्टर का सही रस आप तक पहुँचेगा। ओके, दैट्स ऑल। क्लियर? अगला कौन है भाई? नेक्स्ट इज अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। रिच अर्बन फैमिली का बॉय क्या कह रहा है? वो क्या चाह रहा है विकास? अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। रिच अर्बन फैमिली के बॉय, ओ बॉय चार्ली, तूने दिल की बाजी मार ली, गाना था एक, फिल्म थी एक मटरू की बिजली का मंडोला। मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है फिल्में देखने से, कैरेक्टर याद रखने से, डायलॉग याद रखने से। जिसको वो सब याद है, चैप्टर तो बाएं हाथ का खेला है। अब तुम लोग अब हमेशा इनकी बातें करते रहते हो, अब रिच बॉय जो अर्बन फैमिली का बता नहीं पा रहे हो। क्या मांग रहा है रिच बॉय अर्बन फैमिली का? बताओ। वेरी गुड। तो वो मांग रहा है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, जैसे मतलब बेटर लिविंग स्टैंडर्ड इन द सेंस उसको हर चीज़ में अच्छी बाइक्स लगा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अच्छा चाहिए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहेगा, वो प्राइवेट ज़्यादा यूज़ करना चाहेगा। उसे वैसे ही प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में भी उसको प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डेवलप चाहिए। तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड में आप ये कह सकते हैं लग्जरी कंजम्पशंस पे फोकस होगा। यस सर। मतलब एक लेविश लाइफस्टाइल अगर सिटी ऑफ़र कर पा रही है वो उसे अच्छी लगेगी, और नहीं ऑफ़र कर पा रही वो कहेगी अरे तो पिछड़ा, पूरा पछड़ा है अभी भी। और वो कैसे बताएगा? ना यहाँ पे मैकडी है, ना यहाँ पे
KFC है, ना मॉल है, ना कुछ है, कुछ नहीं यार। यहाँ तो ज़ारा भी नहीं है। मैं तो चंडीगढ़ से शॉपिंग करता हूँ यार, क्यों, सब है वहाँ पे। ये कौन बोलते हैं, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, करते हैं ना। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली क्या करना चाहेगा, पढ़े चाहे चवन्नी नहीं, लेकिन पढ़ना बड़े शहर की यूनिवर्सिटी से ही चाहेगा, क्योंकि बताना है सबको कि वहाँ पढ़ता हूँ। हैं, ही इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली बेटा, गौड़दा ही कहते हैं। वो 2-2 घंटे AC चला के चिल मारता है गाड़ी रोक के। हाँ, और लॉजिकली बताओ, ऐसे तो अच्छे परफ्यूम भी मांगता है, सब कुछ करता है। एकेडमिकली बताओ। सो पहला है कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, जिसमें उसका कंपोनेंट होगा मोर फोकस टुवर्ड्स द लेविशनेस ऑफ द लाइफ, कंजम्पशन, कंज्यूमरिस्ट होगा, थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, लग्जरी कंजम्पशन पे फोकस होगा, है ना। तो देखिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको रेलवे स्टेशन, उसको बस स्टैंड, उसको शॉपिंग मॉल, उसको सिटी सेंटर, सब कुछ वेल टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टेड चाहिए, मतलब उसको बेटर वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए एवरीवेयर, ये उसकी ज़रूरतें हैं। तो वो कहाँ, गांव में जाके नहीं रह रहा है, मजबूरी क्या है, मैं उत्थे तो फ़ोन भी नहीं चलता, उत्थे तो नेट नहीं चलता, मेरे को नहीं ना होना। तो दे नीड डिजिटल कनेक्टिविटी, दैट इज़ देयर डिमांड, क्योंकि हाँ, क्लीनलीनेस, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन, तो दे नीड फिटनेस, दे विल फोकस मोर ऑन द फिटनेस। तो जिम कल्चर कितनी तेज़ी से पनप रहा है अपने देश में, और आज की डेट में हर होटल की बुकिंग में क्या लिखा होता है, फ्री वाईफाई। क्यों लिखना शुरू कर दिया उन्होंने ट्रेवागो पे, ट्रिप एडवाइज़र पर, और क्यों हमें हमारे रेलवे स्टेशन वाईफाई करने पड़े, क्यों हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुसते ही वाईफाई मिल जाता, हम खुश जा गए थे, वाईफाई कहते वाईफाई है, चल पे आप, खुशी का कारण बनता है ना ये। मतलब दे नीड डिजिटल कनेक्टिविटी, भाई, बिकॉज उनका जो सोशल वर्ल्ड है वो फिजिकल ना होके वर्चुअल है, तो वो वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। दे वॉन्ट टू रिमेन कनेक्टेड विद एवरी वन ऑन द वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म्स। वो मोबाइल से और टेलीफोनी से, मतलब नेटवर्क से ही कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। ये सब अगर नहीं है तो वो अपने अपने शहर का पता लगाते हैं। तो उनको एक बड़े शहर में रहने वाला उनका भाई या कज़न या दोस्त कहेगा, हमारे उधर तो ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है, हमारे उधर तो इनका वाईफाई इतनी स्पीड है, तुम्हारे यहाँ, वो कहेगा यहाँ पे तो बस एक ही है BSNL का, और वो भी भाई पता लगा ले दूँ। तो दैट इज़ द थिंग। ऐसी बातें हैं कंपैरिजन की, दीज आर द थिंग्स, ओके। सो वाईफाई कनेक्टिविटी, जिम्स, फिटनेस सेंटर्स, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए घूमने फिरने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, है, हाँ, उन्हें घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़, लेजर टाइम एंजॉय करने के लिए ऐसे लेजर स्पॉट्स चाहिए उनको। और सबसे बड़ी चीज़, उन्हें ग्राउंड्स चाहिए, उन्हें पार्क्स चाहिए घूमने फिरने के लिए, सिटी सेंटर, सिटी प्लाजास चाहिए, मॉल्स की ज़रूरत है, हाँ हाँ, बेटर रोड्स, बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, हाँ हाँ, क्या बात है, बेस्ट फूड क्वालिटी, लेविश लाइफ में वो क्या ही जाता है। और क्या चाहिए, दे नीड मोर फ्रीडम, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये एकेडमिकली, दे ऑलवेज नीड मोर फ्रीडम। तो उनको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, ताकि वो जी सकें अपनी ज़िंदगी। उनको ऐसा लगता है कि बाउंड ना किया जाए, रोका टोका ना जाए, ओके। तो दैट इज़ द थिंग। तो लेकिन यही नहीं करते हैं भाई, वो बिजनेसेस करते हैं। बॉय फ्रॉम द रिच फैमिली, दे डू बिजनेसेस, दे एक्सपैंड देयर बिजनेसेस। उन्हीं के बच्चों ने आगे इतनी फैक्ट्रियाँ, इतने दफ्तर, इतने ऑफिसेस बढ़ाए हैं। तो दे ऑलवेज नीड गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, दे नीड गुड मार्केट्स, दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेसेस, ओके। तो अच्छी मददगार सरकार चाहिए उन्हें, जो व्यापार को बढ़ावा दे। अच्छे बाज़ार चाहिए उन्हें, अच्छा कंज्यूमर बेस वो एक्सपेक्ट करते हैं, बेहतर शिक्षा चाहते हैं, वो बेहतर जगहों से खुला विचार, खुला जीवन जीना चाहते हैं, वो रोक टोक के बिना। बेहतर हेल्थ एंड हाइजीन, वेल मैनेज्ड सिटीज़, वेल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर, लेविश लाइफ, ये सारी चीज़ें, अच्छे आउटलेट्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स, खान पान, सब कुछ, घूमने फिरने को एकदम फ्री माहौल चाहिए उन्हें, किसी तरह कोई नॉसेंस क्रिएट ना हो। ये सारी चीज़ें एक रिच अर्बन फैमिली का लड़का चाह रहा है, ओके। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये सब देना पड़ेगा, वरना उसके मुताबिक डेवलपमेंट नहीं है।
वो कहेगा, मतलब बाहर से आ गया है गलती से पढ़ पुढ़ के, वो कहेगा क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट आप कह रहे हो? जाम देखा आपने, ट्रैफिक देखा है, सड़कों का हाल देखा आपने, गंद किधर भी कहीं भी खा के फेंक रहे हैं सब, क्या हो रहा है ये? कोई मॉल नहीं ढंग का, कोई पीवीआर नहीं, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं क्लियर, वाईफाई जगह जगह पे कहीं मिल नहीं रहा है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क बार बार लॉस हो रहा है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक बिजनेस सेटल करने के लिए 2 महकमों में गया, हर आदमी मुंह खोल के बैठा है, पैसा, भ्रष्टाचार, करप्शन कितना है यहाँ पे, यहाँ रहना ही नहीं है, पोल्यूशन कितना है, एनवायरनमेंट कितना गंदा है यहाँ का, लोग लड़ रहे हैं आपस में, थिएटर में कमेंटिंग कर रहे हैं पीछे से, ये सारी बातों की शिकायतें वो कर रहा है। लेकिन अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली की लड़की क्या चाह रही है बॉस, हैं? इक्वलिटी, वेरी गुड। वो अपने भाई के मुकाबले जैसी उसे आज़ादियाँ मिली हैं वैसी वो भी आज़ादियाँ चाहती है। शी इज़ सीकिंग द सिमिलर सेंस ऑफ फ्रीडम, सिमिलर स्पेस ऑफ फ्रीडम, कि मुझे भी उसके बराबर वो कहती है ना कि भाई शैल बॉयज़ हैव ऑल द फन, कि वो कहती थी ना वो आलिया भट्ट कि सारे फ़न वही क्यों करें। तो वो स्कूटी की ऐड एक तरह से फ्रीडम ओरिएंटेड ऐड थी, है ना। वो कपड़े भी पैसे पहनाए गए, उछल उछल के एकदम आए, दिखाया फ्रीडम और बैठ के निकल लिए। इंडिविजुअल वाहन अपना, डेयरिंग, कॉरेजियस। तो उन्हें इक्वलिटी चाहिए जो बॉयज़ के पास है। तो वहीं से कल्चर आता है कि हम भी थार चलाएंगे, हम भी बुलेट चलाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब महिंद्रा ने सेंस कर लिया और उन्होंने थार ऑटोमेटिक में लॉन्च कर दी, कहते चलाओ ले लो नज़ारे फिर। और ऑटोमेटिक आते ही वेटिंग बढ़ गई, क्यों? ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स में फ़ीमेल ने ऑटोमेटिक प्रेफर किया, घर के लोगों ने ले ली और उनके मुंह पे लाइन आएगी, बस हम भी चलाएंगे और ये भी चला लेगी। सिंपल कहानी, आई बात समझ में? तो यहाँ दिखता है ना ये ट्रेंड आपको अगल बगल में। तो वो भी इक्वलिटी चाहती है, फ्रीडम चाहती है इस सेंस में। इसके अलावा और क्या चाहती है बताइए? वो हर मामले में समानता चाहती है, तो वो फ्रीडम में इक्वलिटी चाहती है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वलिटी चाहती है, एजुकेशन में इक्वलिटी चाहती है, और वो प्रॉपर्टी में, संपत्ति में भी इक्वलिटी चाहती है। तो ज़्यादातर गांव देहात में अगर कभी महिलाएं संपत्ति पे अपने हक की बात करें तो वो कहते हैं कि ऐसी शहर ये नहीं है कि समझ आ गई अकल कर। तो क्योंकि शहरों में ये चीज़ कॉमन हो जाती है, ऐसा कह दिया जाता है कि वो संपत्ति में हिस्सा मांग लिया। ओके, तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, सुनते होगे आप कि गांव में कोई तगड़ा परिवार है, बच्चे पढ़ाए लिखाए, एजुकेटेड, सब कुछ है, और लड़के की शादी करनी है और शहर से लड़की मिल रही है, तो जो पुराना कोई आदमी है उस घर में, वैसे लड़के का पिता या दादा, वो कई बार कहता है वो शहरी गुड़ी नहीं लेनी। कहते क्यों? कहते ना भरावा काल नू परिवार टोटे जाना, संपत्ति जैसे मांग दिया। सुनी होगा आपने ये बात, यही चीज़ है। ओके, ये सब लाइनें हैं। तो वो पढ़ी लिखी है, जागरूक है, वो अपना हक मांग रही है। हैं? दहेज मुक्त तो सारे देश की लड़कियां ही मांग रही है। वेरी नाइस, वेरी गुड। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, वेरी गुड। सेफ एंड सिक्योर माहौल होगा, शिक्षा में जाएंगी, कामकाज पे जाएंगी, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगी, यूटिलाइज करेंगी। ओपन माइंडेड सोसाइटी, वही सेफ सिक्योर सोसाइटी होनी चाहिए। ओपन माइंडेड सोसाइटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए औरतों के प्रति, औरतों को समान अवसर मिलने चाहिए, वो यही चाहेंगी। तो ज़्यादातर वकालत के तौर पर, NGOs के तौर पर, सिविल सोसाइटीज़ के तौर पर, जितनी भी हमारे देश में बड़ी बड़ी सिविल एक्टिविस्ट हैं जो अखबारों में आर्टिकल्स लिख रही हैं या लीड कर रही हैं, आप देखें, दे आर वेरी स्टाइलिश, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम अर्बन फैमिलीज़। अरुणा रॉय हैं, अभी उनके अगेंस्ट UAPA लगा करके उनको अरेस्ट करने की बात हुई थी। शी वॉज वेरी एजुकेटेड, ओपन, फ्रॉम द अर्बन फैमिली बैकग्राउंड। ओके, दैट इज़ अ थिंग। अब देखो इनकी विकास की मांग इन सबसे कितनी अलग जा रही है बॉस, जा रही कि नहीं? तो एक डेवलपमेंट वर्ड से कितना कुछ आ रहा है यार। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे डेवलपमेंट कोई भगवान है और इसे अपनी हर संतान का ख्याल रखना है, सभी जीवों का ख्याल रखना है। तो जब कोई कहता है यार आई एम प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन,